तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो आज की जो एक क्लास होगी आपकी वो होगी हमारे जनगणना के टॉपिक के ऊपर। अभी जनगणना का टॉपिक इस समय आपको क्यों कराया जा रहा है, देखिए कुछ समय तो आपका भी एग्जाम में ही रह गया है, ठीक है। पटवारी का एग्जाम है, आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। इन दो एग्जामों में संभावना है कि यूकेपीएससी यहाँ से सवाल उठाएगा, क्योंकि इससे पहले आपके लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, पैटर्न हुआ था, वो भी इस पर आधारित था कि जनगणना से 4-4 5-5 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले थे। तो वैसे ही करंट हो गया विशेषकर, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको इस टाइम पे यहाँ से करवाए जाएंगे। तो संभावना है कि वहाँ से आपका कन्फर्म यहाँ पर से क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे, ठीक है। उसी लिए टॉपिक करवाए जा रहे हैं। और जो टॉपिक होगा आपका आज का जनगणना का, वो संभावित है कि आपके इस बार के जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछेंगे इसमें से सवाल, कुछ सवाल इसमें से रहेंगे। और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे आपके कुछ टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को भी यहाँ पे को आपको एग्ज़ाम से पहले कवर करवाया जाएगा। और इतनी तो हम यहाँ पे को कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जनगणना कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। और ट्रिक के साथ ये भी देखेंगे कि जनगणना से कहाँ पर से किस तरीके के सवाल यहाँ पे को पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जनगणना का टॉपिक आपका यहाँ पे आपके स्क्रीन में इसके बाद शो होगा, उसके ऊपर चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए आज की जो क्लास है आपकी जनगणना को लेकर, उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे को हम देखते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में 1872 के समय में यहाँ पे को 1872, ये पॉइंट याद करने का है, ठीक है। क्या मेयो के कार्यकाल में पहली भारत की जनगणना, उसके बाद जबकि 10वीं जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के टाइम पे, 10वीं की जनगणना का मतलब है हर 10 साल में जो जनगणना की जाएगी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा की जाएगी। तो एम आर, ठीक है, पहले एम फिर आर। एम आर टायर आते हैं, एम आर के MRF कहते हैं जिसे आप, तो एम आर के टायर से भी आप इसको याद कर सकते हैं। एम आर यानी कि मेयो 72, उसके बाद 81, उसमें देख लीजिए कुछ ज्यादा गैप नहीं है। तो 10 साल के बाद, यानी कि ये देखा जाएगा कि 1881 के बाद जो आपका 10 की जो जनगणना है वो आपकी एम आर, मेयो और रिपन, याद रहेगा बच्चों सभी को। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना, ठीक है। कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं थी। जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं, यानी कि जो भारत स्वतंत्र हुआ था के बाद ये 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, हमारी जनगणना हमारा तरीके के सवाल है कि उसका थीम क्या थी, यानी कि उद्देश्य क्या था उसका। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमारा लक्ष्य दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ठीक है, हमारा अधिकार दे सकता है, इस तरीके का सवाल ऑलरेडी पूछा गया है। तो इसमें यह याद रखना, इसमें बात कही गई है हमारा भविष्य की, ठीक है। तो अब इसी को समझते हुए चलते हैं धीरे धीरे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी सवाल आपका यहाँ पे कभी छूटेगा नहीं इससे जनगणना से रिलेटेड, उसी को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और साथ ही ये भी बताना चाहूंगा, देखिए ये जो जनगणना है 2011 पे आधारित है। उसके बाद जो दूसरी जनगणना होगी वो आपकी 10 साल में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के दौरान वो जनगणना हो नहीं पाई, ठीक है। तो अब लगता है संभावना है कि, तो अभी बात चल रही है 2023 में इसको करने की बात चल रही है, देखो क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन इससे आपका ये हो जाएगा कि इसको एक बार आप देख लेंगे तो अभी आपके पेपरों में काम आ जाएगा। उसके बाद जब तक नई जनगणना होगी तो 2011 से अगर सवाल पूछेगा तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 1881 में जनगणना आयुक्त, जनगणना जो करवा रहे थे उस समय आयुक्त कौन थे आपके, आयुक्त की बात चल रही है। तो आयुक्त मिस्टर डब्लू प्लोडान, ठीक है, प्लोडान करके जो थे आपके, डब्लू प्लोडान, WP करके याद कर सकते हैं आप, ठीक है था। जबकि 2000 की जनगणना के समय महापंजीकीय डॉक्टर सी चंद्रमौली, तो सी चंद्रमौली की बात करें यहाँ पे करें, भी कर सकते हैं आप इसको, चंद्रमौली। अब पंजीयक क्या होता है? जो पंजीकरण करवाते हैं, ठीक है, जो जन्म और मृत्यु इस पे आधारित जो पंजीकरण होते हैं आपके, पता ही होगा, वही वो यहाँ पे कुछ समय ये थे। तो आपसे अगर पूछेगा आयुक्त कौन थे, तो डब्लू प्लोडान करके यहाँ पे को क्या थे आपके, जो जनगणना करने वाले आयुक्त, ठीक है, 1881 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी डब्लू के नीचे पैसा था, ये तो आपको पता ही है ना, पहला डायलॉग आपने सुना ही होगा, उसी के आधार पर भी हम इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी विलियम ट्रेल ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जनगणना 81 के समय जो उसके आयुक्त थे तो मिस्टर प्लोडान करके थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो महापंजीकीय जो आपके उस समय थे अधिकारी, वो थे चंद्रमौली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चंद्रमौली करके कैसे याद रहेगा, साउथ के आपके क्या है, एक डायरेक्टर भी ने RRR मूवी बनाई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, इसकी थीम
जन भागीदारी से जन कल्याण। अब देखिए जो आपकी 16वीं 15वीं हो गई है, 15वीं चल रही है, आपको भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वैसे ही अभी आपकी होनी थी, लेकिन संभावना ये हुई कि हो नहीं पाई कोविड के दौरान। तो इसकी क्या थीम थी? तो जन भागीदारी, ठीक है, तो जन भागीदारी में जन कल्याण। अब देखिए जन भागीदारी में जन कल्याण, कल्याण करके याद करना, कल्याण चंद याद होगा आपको, चंद वंश से शुरुआत बात चलती है, सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछने को मिलते हैं तो कल्याण से ही मिलते हैं। तो जन भागीदारी में जन कल्याण करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये 2021 की जो हो नहीं पाई है, अब देखो कोविड के बाद अब आगे संभावना है कि 23 तक हो जाए। तो भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 2021 ईस्वी है, ठीक है। तो एक सामान्य सा क्वेश्चन है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921, सॉरी, तो 1921 के आधार पर इसको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं हम आपके डिटेल में उत्तराखंड की राज्य की जनसंख्या, तो मुख्य आपका चैप्टर रहेगा आज का जनसंख्या, इसी टॉपिक के ऊपर हम आपको बात करते हुए, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या, तो यहाँ पे कोई कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या आपसे ऐसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी 1,86,292, तो इतने लोग यहाँ पे उस समय 2011 की जनसंख्या ये थे। अब इसके दुगने मान लीजिएगा, लगभग लगभग दुगने तो आपके हो ही गए होंगे, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, उसके अंदर देखा गया था कि जो 21 आपकी जो 21 की जनगणना जो 2023 में के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, आपका सबसे बाद आपका क्या था, इंडिया जनसंख्या सेकंड नंबर में। संभावना ये है कि अभी इंडिया आपका नंबर 1 में आ जाए, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको भी देखें तो उत्तराखंड की जनसंख्या भी दुगनी यहाँ पे को मानी जाएगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो जबकि 2001 में इसकी जनसंख्या 84.9 लाख थी, ठीक है। उसके बाद ये 1,86,86,292, ठीक है। सामान्य सी बात है, समझ चुके होंगे, बस इतना याद रखेंगे। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो भारतीय कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 0.83, ये यहाँ पे को आपका मुख्य रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड में पुरुष जनसंख्या, पुरुष की बात करें तो 51,37,730, ये आपकी पुरुष जनसंख्या है, यानी कि 50%, 50.93% यहाँ पे को। तो महिला जनसंख्या की बात करें तो उनसे सिर्फ 2 कम मान लीजिए, मोटा मोटा अगर हम बात तो 2% कम, यानी कि 49,48,500, ये तो 49% यहाँ पे माना गया है, कम है, क्या महिला है। उसके बाद अगर हम बात करें, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या से लगभग समान है। तो गिनी के बारे में चलते हैं थोड़ा सा, गिनी है क्या आखिरकार, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं टॉपिक को। तो अगर गिनी की बात करें सामान्य तौर पे, तो दक्षिण अफ्रीका, तो सॉरी पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, तो वेस्ट जो अफ्रीका है आपका, तो पश्चिमी अफ्रीका का एक गिनी देश है वहां पे, ठीक है, तो उसकी जनसंख्या के लगभग समान है। तो हमारी और जनसंख्या और अफ्रीका की जो जनसंख्या, तो क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो किस जनसंख्या के किस देश की जनसंख्या के समान है। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सर पकड़ लेंगे कि ये क्या पूछ दिया। आंसर ये, इनको नहीं पता है तो गिनी देश के समान है, यानी कि अफ्रीका के एक देश। तो उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष की आयु के शिशुओं की जनसंख्या, तो 6 साल तक के बच्चों की अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 13,55,814, ये एक संभावना इसकी दी गई है जनसंख्या अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको याद तो करना ही पड़ेगा। देखिए एग्जाम आपके इसी जनसंख्या के आधार पर होने हैं, इसमें से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं और आयोग द्वारा, तो अभी संभावना है कि बनेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा सा एक आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में भी देख लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से सीखने को मिलेगी चीजें, और देखेंगे कि हाँ क्या यहाँ पे चीजें रह सकती हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल भी आपके यूपीएससी पूछ सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद सभी को पता है, हरिद्वार। अब हरिद्वार के बाद अगर कभी सीक्वेंस में आ गया ना कि इसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसका सीक्वेंस लगाओ, तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हरिद्वार की बात करें तो एच, फिर उसके बाद देहरादून, हरिद्वार के बाद देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद नैनीताल। देखो दून तो ऐसी बन गया है ना, देहरादून को शॉर्ट फॉर्म में दून कहते हैं हम, ठीक है। तो जनसंख्या की बात करें तो सीधे हरिद्वार आपको पहले नंबर पे याद रखना है, ये तो याद ही रखना है, ये तो याद होगा ही बहुत सारे बच्चों को। उसके बाद जो 3 का सीक्वेंस है वो दून है, बाकी आपको बताइए दून, देहरादून, देहरादून को ही शॉर्ट में दून कहते हैं, वैसे ही देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल आपका ये हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या तो आपकी हो गई है, उसके बाद न्यूनतम की बात कर रहा है, यानी कि सबसे कम से यहाँ पे को स्टार्ट करी गई है, तो रुद्रप्रयाग,
RCB, ठीक है। तो ये तो 3 तो आपको पता ही है, उसके बाद उत्तरकाशी देख लीजिएगा। अब RCB, आपको ये भी बात बता दें कि RCB या CBR करके भी एक ट्री बनती है आपकी, जो हमें ये बताती है कि इन डिस्ट्रिक्टों की स्थापना कब हुई थी, 1997 में, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको ये याद रखना है कि जो तो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1960 में उत्तरकाशी, यानी कि ऊपर के जो 3 थे आपके, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो 1960 में। तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, IPL के जो फैन है बच्चे, वो सीधे से याद कर सकते हैं इसे RCB, यानी कि रुद्रप्रयाग की सबसे कम, उसके बाद चंपावत की सबसे कम है, उसके बाद चंपावत के बाद आपकी बागेश्वर की सबसे कम है, उसके बाद उत्तरकाशी आपका आ जाता है ऊपरी जिला, ठीक है। तो संभावित है कि आप लोग इसको याद कर लिया होगा आप लोगों ने, RCBU, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहाँ पे 10 की वृद्धि दर की बात चल रही है कि हर 10 साल में जो वृद्धि दर रहा है, उसका भी एक गणित देख लेते हैं मोटा मोटा। तो बात चल रही है यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा गया है कि 10 की वृद्धि क्या था। तो 18.81 यहाँ पे वो आपका देखने को मिला था, उल्टा सुल्टा है, सीधी सी बात है, ये याद रहेगा, पेपर में ऑप्शन देखते ही आपको क्लिक हो जाएगा। तो प्रतिशत की बात चल रही थी, जबकि अब ये तो इतना पुराना तो पूछेगा नहीं, फिर भी देख लीजिए। तो 1991 में से लेके तो 2001 तक की अगर हम बात करें तो 20.41 यहाँ पे हो रही है इसकी प्रतिशत। तो आपको 20 आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि 18.8 2001 से 11 के बीच। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज में चलते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कब रही की बात चल रही है, तो 71 से 81 के बीच में रही थी, जो लगभग क्या थी आपकी 27.45%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बना जाएगा ये, ठीक है। इसमें से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष से रही थी, तो 71 से 81 के बीच में रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष 1981 को माना जाता है, के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई थी। अब देखिए, राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर का विभाजक वर्ष, यानी कि इसके बाद जो जनसंख्या हुई थी आपकी, वो 1981 के समय को माना जाता है, इसके जनसंख्या में उसके बाद कमी आई थी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही ऊपर वाली चीज है, जो सबसे ज्यादा इस समय हुई थी, उसके बाद विभाजन हो गया था। मान लो अगर यहाँ आपकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी 71 के बीच में, तो उसके बाद यहाँ पे को 1981 के बाद कम होने लग गई, ठीक है। ये बढ़ गया, ये घट गया यहाँ से, ठीक है। तो सामान्य सी बात है, ये कोई बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। अब अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, तो भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर भी आपकी क्या है, 17.70। जैसे यहाँ पे 18.81 थी, तो वैसे यहाँ पे 17.70 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ है। बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस इजी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश तरीके से बच्चा, बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये दरख्वास्त है मेरी, बच्चों को ना इसको भेजो, वीडियो को थोड़ा पहुंचाओ अपने साथ वालों को, ज्ञान तो बांटने से ही है, तो ताकि वो भी देखें, तो कल के डेट में ये तो कहें कि हाँ अगले भाई ने मुझे क्वेश्चन भेजा, तो हाँ वो हमारे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। के बाद अगर हम बात करें इसकी वृद्धि दर, यहाँ पे को कहाँ पे हुई उसकी बात चल रही है, उत्तराखंड में देखिए कौन से जिले में सबसे ज्यादा इसकी वृद्धि। तो 2011 की जो जनगणना थी के अनुसार अल्मोड़ा, पौड़ी जनपद की 10 की वृद्धि दर 0 से नीचे रही, ठीक है। तो यहाँ पे बात चले 0 से नीचे रही, यानी कि सीधी सी बात करें तो अल्मोड़ा और पौड़ी की जनसंख्या वृद्धि दर 0 से नीचे रही है। कहाँ की अगर आपकी रही है पूछता है, तो अल्मोड़ा और पौड़ी। बाकी अल्मोड़ा और पौड़ी का रिलेशन तो आप लोग निकाल ही लोगे, जो भी होता है अल्मोड़ा और पौड़ी में ही होता है, कुमाऊं के लिए अल्मोड़ा, गढ़वाल के लिए पौड़ी। उसके बाद अगर हम बात करें 2001 से 11 के बीच ग्रामीण आबादी की वृद्धि दर की अगर हम बात करें, तो 11.52%, जबकि शहरी आबादी दर की वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो 39.94%। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका, ये याद नहीं भी होगा तो कोई समस्या। अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, इस टॉपिक, इस पेज की अगर हम बात करें, तो इसका जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान। जैसे अभी आपका कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था ना क्वेश्चन, कौन से नंबर का देश है, 27वां,
तो वैसे ही यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा है दस की वृद्धि दर के हिसाब से राज्यों में, जो भारत के सारे राज्य हैं उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 18वां स्थान है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो उसको कैसे याद रख सकते हैं, 10 की वृद्धि दर 18 साल के बाद क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 18 मतलब वो माना जाता है। ठीक है, तो परिपक्व इंसान एक माना जाता है, तो वही 18 साल के बाद के 10 की वृद्धि दर से पहला स्थान है, ये हम याद। के बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 10 की वृद्धि दर के जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक उधमसिंह नगर, जो सबसे, अब देखिए जनसंख्या, यहाँ पे बात चल रही है वृद्धि दर की, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक जनसंख्या तो देहरादून, हाँ हरिद्वार की है आपकी बात, उसके बाद एच दून, फिर देहरादून आ गया था आपका। ठीक है, फिर उधमसिंह नगर आ गया था। तो यहाँ पे को अगर हम बात करें तो यहाँ पे को बात चल रही है वृद्धि दर की, 10 की वृद्धि दर की, यानी कि 10 साल में जो वृद्धि दर के आंकड़े हैं, तो सबसे अधिक यहाँ पे को आंकड़े देखने को मिले उधमसिंह नगर में, उसके बाद देहरादून, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद नैनीताल में। अब अगर हम सीधी सी बात देखें तो कैसे याद रहेगा, UDHN, तो उधम करके ही सीधी सी बात चल रही है। उधम सिंह नगर हो गया आपका, डी से देहरादून, एस से हरिद्वार, एन से आपका सीधे से नैनीताल है, आपको आपको करेक्ट। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार तीसरे नंबर पे है, इसी ये चीज याद करने, याद रखिएगा। उधम सिंह नगर आपका कुमाऊं का हो गया, उसके बाद देहरादून और हरिद्वार आपका गढ़वाल हो गया, उसके बाद नैनीताल आपका कुमाऊं का हो गया। अब न्यूनतम की बात करें तो पौड़ी न्यूनतम, उसके बाद अल्मोड़ा, पौड़ी और अल्मोड़ा का नाम तो साथ ही आता है आपका, भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद टिहरी, उसके बाद बागेश्वर। तो न्यूनतम रहती है, अगर आप इसको, इसमें आपको दो भी पॉइंट भी याद रह गए ना, ये दो, तो आपका काम बन जाना है, तो ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। उधम सिंह नगर और देहरादून दूसरे नंबर में था 10 की वृद्धि दर में। उसके बाद अगर हम बात करें तो पौड़ी, और पौड़ी न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम पौड़ी में देखने को मिला था, और उसके बाद हमें अल्मोड़ा में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी जान। ये भी कहना चाहूंगा, जो बच्चे अगर इसको, ये वीडियो उनको काफी लंबी लग रही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपने टाइम पीरियड का स्पीड है 5 में भी डाल। इससे क्या होगा, उनको ना ये चीजें जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएंगी, जल्दी जल्दी सारी चीजें। ये तो परीक्षा से पहले तो ये वीडियो को देख ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। तो भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे भारत का पूछ रहा है। ठीक है, तो 940, 940। जबकि उत्तराखंड का लिंगानुपात, लोअर बीसीएस क्वेश्चन रिपीटेड, क्या पता हो सके इस बार, 1000 पुरुष में। तो लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देख ही रहे होंगे, महिला के प्रति 1000 पुरुषों में ये निकाल, यानी कि महिला रहा। तो देश की बात करें तो 943, अगर उत्तराखंड की बात करें तो 20 आपका यहाँ पे ऊपर गया है। बात है आपको है ना, यहाँ पे लिंगानुपात 960 और उसका 943, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और बीसीएस के टाइम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था वहां पे। ठीक है, तो इस बार भी संभावना है कि पूछ सकता है इसको, रिपीटेड क्वेश्चन तो बहुत पूछ रहा है ना यूपीपीएससी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 है, और जबकि 4 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम था। तो एक सामान्य सी जानकारी है, बस इतना याद रखना कि कितने उनका रहा, जनपदों का रहा 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 की लिंगानुपात से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे पक्का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिशु बात की अगर हम बात करें तो 980, 990, सॉरी 990 आपको यहाँ पे याद करके चलना है, बहुत 890, 890, 110। ठीक है, तो 890 आपका रहा है शिशु लिंगानुपात। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु, अब ठीक है, तो अनुसार सर्वाधिक शिशु, ये उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात, ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है उसकी बात करता है तो अल्मोड़ा है। सभी को पता है अल्मोड़ा, 50 बार पूछ दिया है आयोग द्वारा। कितना रहा, तो 922 रहा, ये याद रखना है। ठीक है, तो 922 रहा, लगभग लगभग 78 के समथिंग आप इसको मान, ठीक है, मतलब माइनस कर लीजिएगा 1000। तो 922 रहा है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात रहा है आपका। ठीक है, सबसे कम पिथौरागढ़ 816, 22, 822, इसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पिथौरागढ़ सबसे कम रहा है, अल्मोड़ा सबसे अधिक रहा है। सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है,
तो लिंगानुपात की दृष्टि से 13वां स्थान है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, तो 13वां स्थान हो गया भैया लिंगानुपात के अनुसार। तो कोई बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पे, बस चलते रहेगी। की बात करें तो आंकड़े देख लेते हैं, थोड़े से आंकड़ों में भी डिस्कस कर लेते हैं। कभी आंकड़े पूछ लेता है आयोग तो एक बार अगर आपका दिमाग में आ गया, अगर आप सुनेंगे भी ना इसको, तो आपके आधे से ज्यादा, तो ऐसी कोई वो नहीं है इसमें समस्या। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जनपद की बात करें तो अल्मोड़ा सर्वाधिक है, सबको पता है। उसके बाद रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग, उसके बाद पौड़ी, उसके बाद बागेश्वर। ठीक है, तो आपको अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग को भी अगर आप दो चीजों को लेकर चलेंगे बहुत आपके लिए बन जाएगा। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात, तो हरिद्वार का न्यूनतम रहा है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है, हरिद्वार। उसके बाद देहरादून, देहरादून के बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद नैनीताल। तो आपको दो भी अगर याद करेंगे ना तो आपका काम बन जाना है। वहां पे अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग सर्वाधिक था, और हरिद्वार और देहरादून, ठीक है, न्यूनतम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनघनत्व की। तो जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड का जो जनघनत्व था, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसको जनघनत्व कहते हैं। जो नहीं रहे तो समझ गए होंगे प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो 2001 के अनुसार था कितना, 159, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि 2011 30 बढ़कर 189 हो गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या है अभी 2011 के अनुसार, तो 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि इतने लोग 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर यहाँ पर रहते हैं। राष्ट्रीय जनघनत्व 382, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हो गया और ये हो गया, ये तो खैर 5-6 बार आ गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर है जो आपका 382। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड देश में 25वां स्थान है, ठीक है, तो 25वां स्थान है। तो किसके हिसाब से, जनघनत्व के 25वां जनघनत्व। 10 साल में बढ़ रहा है ना, 10 5। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग को शार्प करने की कोशिश। एक पॉइंट ना आपके ये ही फंसाएंगे आपको, 13वां पूछ दिया था इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा, जनघनत्व की बात चली, 1 किलोमीटर बात चलती है प्रति, ऐसे ही यहाँ पे तो 25वां आपका माना जाएगा। तो 2001 की अपेक्षा पूर्व दशक जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार जिले में हुई है, सबसे कम वृद्धि। सर्वाधिक जनघनत्व में वृद्धि कहाँ हुई अगर आपसे पूछता है, सबसे अधिक वृद्धि आपके हरिद्वार जिले में देखने को मिली थी, सबसे कम आपकी कहाँ देखने को मिली थी, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो एक बार इसके आंकड़े भी देख लेते हैं। आंकड़े मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, दो ही बस, ज्यादा नहीं, दो, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है, जन सबसे ज्यादा कहाँ पे को देखने को मिला, हरिद्वार में और उधम सिंह। हरिद्वार में क्यों देखेंगे भैया जनघनत्व, क्योंकि यहाँ पे कुछ बात क्या है, यहाँ पे को आपका इंडस्ट्रियल चाहिए, बाकी किसान है आपका उधम सिंह। उसके बाद न्यूनतम की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी न्यूनतम रहा है, उसके बाद चमोली आपका न्यूनतम। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, साक्षरता की बात कर लेते हैं। साक्षरता मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता 78.82 है, ठीक है। उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है, टोटल की बात कर रहे हैं आप, तो 78.82% रही है आपकी, जिसमें पुरुष साक्षरता 87.40% है। पुरुष साक्षरता की बात करें 87, ठीक है। और किसी के फिजिकल में 87 नंबर भी हैं, किसी के 40 नंबर भी हैं, ऐसे भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, कांस्टेबल के। तो अगर वैसी बात करें तो जबकि जो महिला है वो 70%, ठीक है। तो देखिए 78 टोटल था, 78.82, उसके बाद 87.40 आपका हो गया। महिला साक्षरता की बात करें तो 70.0% है। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है इसका, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में। बात करें तो 17, पढ़ाई करने के बाद खतरा हो गया जिंदगी में। खतरा किस तरीके से हो गया, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सब समझते हैं ना। 17वां स्थान की बात चल रही है, जबकि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां और महिला साक्षरता, पुरुष काफी ज्यादा पढ़े, 13वां% स्थान। बात करें तो टोटल पूछेगा तो 17। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, साक्षरता दर जो आपकी है, तो रुद्रप्रयाग 93% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं।
उसके बाद चमोली का नंबर आ जाता है। चमोली बहुत सारे बच्चे हैं जो चमोली के हमारी वीडियो देखते हैं, तो 93.40। और अल्मोड़ा की बात करें क्या, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ न्यूनतम साक्षरता की भी बात कर लेते हैं। तो हरिद्वार का है 81.04%। आपसे परसेंटेज नहीं पूछेगा, बस आपसे डिस्ट्रिक्ट वो तो हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर, ठीक है। उसके बाद महिला साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम की सर्वाधिक, सॉरी यहाँ पे न्यूनतम की थी, अब यहाँ पे को आ गया सर्वाधिक। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून 78.54। उसके बाद नैनीताल एक आपका हो गया, कहाँ का, देहरादून का, एक नैनीताल का। मेरिट देखने को यही मिलती है, सब देखने को मिलेगी भी क्यों नहीं, सारे बच्चे ही आते हैं पढ़ने के लिए, नहीं है सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। नैनीताल है और गढ़वाल का बच्चा वो यहाँ पे देखा जाए तो महिला साक्षरता अ, न्यूनतम साक्षरता, महिला साक्षरता की बात चले तो उत्तरकाशी में न्यूनतम 62 में 64, ठीक है। तो उत्तरकाशी और टिहरी न्यूनतम की बात चल रही है, तो उत्तरकाशी में सबसे कम है और टिहरी में सेकंड नंबर कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता 76.13। उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता की बात चल रही है तो प्रतिशत, जबकि नगरीय साक्षरता 84.5%, ठीक है। तो उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता देख ही रहे हैं आप, 76 है, थोड़ा सा कम है। और जबकि नगरीय साक्षरता की बात करें तो 84। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़े भी देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर जन, तो देहरादून है सबसे ज्यादा, उसके बाद नैनीताल है, उसके बाद जम्मू। न्यूनतम की बात करें तो उधम सिंह नगर सबसे कम है, उसके बाद हरिद्वार है, फिर टिहरी है, ठीक है। तो देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ देख लो। एक देहरादून, गढ़वाल, या फिर कुमाऊं, फिर गढ़वाल। वैसे ही उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, ठीक है। ये खरीफ कुमाऊं का है, उसके बाद सारे के सारे आपके गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे भी ना, वैसे भी आपका यहाँ पे को पूरा हो जाना है, कोई आपको फिर पढ़ने की, रिवीजन करने की, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की, तो ग्रामीण की अगर हम बात करें तो जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 69.77% जनसंख्या ग्रामीण, जबकि 30% जनसंख्या नगरीय। तो 69.77%, 77% आपकी कहाँ रहती है, गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि 30% आपकी नगरीय क्षेत्र में है। अब देखो आंकड़े क्या आएंगे, अब आंकड़ों में जो आपका 30 दिख रहा है ना, ये पलायन के कारण ये बढ़ जाएगा, ये घटना नहीं है, ये बढ़ जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें नगरीकरण की दृष्टि से, उत्तराखंड का देश में तो नगरीकरण की दृष्टि से कह रहा है आपसे कौन सा स्थान है, स्थान है नगरीकरण। उसके बाद है आपका सर्वाधिक नगर जनसंख्या, तो यहाँ पे को बात चल रही है सर्वाधिक नगर जनसंख्या की, तो सीधी सी बात है देहरादून सबसे ज्यादा, उसके बाद हरिद्वार, बाद नगर यानी कि शहर की बात चल रही है वो देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद उधमसिंह। ये याद करने योग्य चीजें हैं, 3 DHU, DHU तो सुना ही होगा, DHU कर दी वो, ठीक है। तो देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो बागेश्वर, सबसे कम नगर। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे अधिक नगर कहाँ है, तो देहरादून, सबसे कहाँ है तो बागेश्वर, बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद उत्तरकाशी, ठीक है। तो सामान्य तौर पे 3 के 3 पॉइंट आपके यहाँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपके समझ, ठीक है। कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस बनाए रखना है, सारी चीजें आपके यहाँ पे तरीके से आपका ये पेपर निकल के ही रहना है, क्या चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना हमने समय दिया है ना इन चीजों को, ये निकाल के ही रहना है। बहुत मेहनत कर दी है। अब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार की है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, 11,97,322,
ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, उसके बाद उधमसिंह नगर की है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत में है, और उसके बाद है आपकी प्रयाग। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद घटते क्रम। सबसे पहले नाम आता है आपका नगरीय जनसंख्या में आपका देहरादून, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद हरिद्वार। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जनपद, ठीक है, तो प्रतिशत की दृष्टि से बात चल रही है, तो प्रतिशत की दृष्टि से आप सीधी सी बात है बागेश्वर, और उसके बाद है आपका ठीक है, तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे देख, तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम नगरीय कहाँ पर है अगर आपसे पूछेगा, तो बागेश्वर में, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग में, ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के क्रम में, तो सबसे कम की बात चल रही है घटते क्रम में, मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घटते क्रम में, तो बागेश्वर, उसके बाद रुद्रप्रयाग, तो यहाँ पे भी बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, और सर्वाधिक में सबसे कम में भी पूछ लिया, और सर्वाधिक ग्रामीण में भी बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद, प्रतिशत की दृष्टि से कम ग्रामीण जनसंख्या, तो देहरादून आप लोगों को पता ही है, उसके बाद नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये जो टॉपिक होगा आपका काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना ये आयोग द्वारा, तो जैसे अनुसूचित जाति जनजाति से भी पूछ लेता है। देखिए जनजाति का टॉपिक तो अलग ही है, उसको हम बाद में क्लियर, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो भी गया होगा, और कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है वो भी, तो भी आपके 5 जनजातियां हैं, उसके बारे में आप लोगों ने किया है, और थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उनके प्रमुख त्योहार मेले पर्व हैं उनके बारे में जान जाएगी। फिलहाल तो हम बात करेंगे यहाँ पे उनकी जनसंख्या के हिसाब से, जाति की बात चल रही है यहाँ पे, एससी जनसंख्या का यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका राज्य में अनुसूचित जाति एससी की कुल जनसंख्या। तो एससी की कुल जनसंख्या की बात है, तो एसटी की कुल जनसंख्या है आपकी 18,92,516। ठीक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 18.8% है। ये याद रखने योग्य चीज है, 18 लाख है तो 18.8%, 92,516 तो 8% हो जाता है। ठीक है, तो 18.8% यहाँ पे वो एससी की कुल जनसंख्या है। राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात क्या है पूछेगा, तो 936। ठीक है, तो 936, तो वहां पे को देखिए, अगर वैसे पूछता है तो 63 था, 963। ठीक है, लिंगानुपात इंडिया उसके हिसाब से उत्तराखंड का। ठीक है, और यहाँ पे वो एससी की बात कर रहा है तो 36 उल्टा कर दिया है उसने थोड़ा। बस इसको आपने कनेक्ट करनी है यहाँ पे चीजें, हर चीज पढ़ी थोड़ी ना जाती है ना, हर कुछ कुछ चीजें समझी जाती हैं, समझ के तो आंसर दे पाएंगे हम। इतनी चीजें पढ़ लेंगे तो फिर हो गया, इतना ज्ञान रखे जाना कहाँ है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ी सी चीजें कनेक्ट करना सीखिए। अब आपकी स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है, ठीक है, आप थोड़े एडवांस हो गए हैं, कल के डेट में आप लोग जॉब करेंगे कहीं विभाग में, तो उस विभागों में ये चीजें थोड़ी देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलते रहना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जुलाई 2001 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं में शिक्षण संस्थाओं, निगमों और सार्वजनिक उद्योगों में 19% का यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो कितना परसेंट, 19%। ठीक है, देखिए 18.92 वो थी, 18.8% आपका प्रतिशत के हिसाब से था, तो 19 कर लीजिएगा इसको, बस उसमें थोड़ा सा आपको बस याद रखनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की लगभग 65 जाति अनुसूचित जाति घोषित की गई है, यानी कि एससी में घोषित की गई। कितनी जातियां, तो उत्तराखंड राज्य की कम से कम 65 जातियां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य में अगरिया, कोल, बैसवार आदि जातियों को एससी घोषित किया गया है। ठीक है, तो कौन सी को किया गया है, अगर आपसे ऑप्शन में आपको दे देता है निम्न में से कौन सा नहीं किया गया है, किए गए हैं, तो वहां पे वो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी क्रिएट। अगरिया, कोल और बैसवार आदि जातियों को एससी भी घोषित कर दिया गया है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पे है, तो हरिद्वार में है, 4,11,200 हरिद्वार में। उसके बाद उधम सिंह नगर की बात करें तो 2,38,264 यहाँ पे वो आपके उधम सिंह नगर, हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर। ठीक है, तो सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या क्रमशः सबसे कम कहाँ है पूछ रहा है, तो चंपावत में है, 47,383।
और उसके हिसाब से अगर देखें तो उसके अनुसार जो है आपकी रुद्रप्रयाग में है, चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर चमोली। ठीक है, ये चीज याद करने योग्य है, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, तो चंपावत में सबसे कम है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में आपका, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर में, बागेश्वर के बाद चमोली में से कम। अगर हम बात करें प्रतिशत की दृष्टि से, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो घटते क्रम में, जनसंख्या घटते क्रम में तो सबसे घटते क्रम में आपको बागेश्वर देखने को मिलेगा। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहा है तो बागेश्वर, उसके बाद आपको पिथौरागढ़, ये घट रहा है। ठीक है, ये एक नंबर पे आपका बागेश्वर हो गया, दो नंबर पे पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, यानी कि उसके बाद बागेश्वर के बाद आपको प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बागेश्वर में देखने को मिलेंगे, उसके बाद पिथौरागढ़ में देखने। उसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या की बात चल रही है तो देहरादून, उसके बाद देहरादून। ठीक है, तो कितना है आपका 13.49% प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जाति। ठीक है, राज्य में अनुसूचित जाति एससी की औसत साक्षरता दर 74.4% है। ठीक है, साक्षरता दर की बात चल रही है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर नैनीताल और चमोली, सबसे ज्यादा कहाँ है आपका नैनीताल, उसके बाद आपका कहाँ है चमोली है। ये बात आपको याद करनी है, नैनीताल बाद चमोली, एक कुमाऊं का एक गढ़वा। अब देख लेते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या की बात करें, ये टॉपिक चल रहा है। तो अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता दर 84.3 यहाँ पे को किसकी है, तो अनुसूचित जाति की है। उसके बाद अगर हम बात करें महिला साक्षरता दर 64.1%। ठीक है, तो 84 तो आपकी वहां होगी और यहाँ बात चल रही है 64 की, यानी कि दो, यानी कि 20%, सीधे सीधे से एक आंकड़ा मान लो 20.2%, यहाँ पे वो कम है महिला साक्षरता। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति ऐसी साक्षरता दर का क्रमशः उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में क्या है आपके राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति के जो साक्षरता है वो उधम सिंह नगर 2011 की। बात है, हम बात एसटी की करते हैं, अनुसूचित जाति की। ठीक है, राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर में है, सबसे अधिक 1,23,037। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, 386 लोग यहाँ पे वो आंकड़े के साथ मिले हैं मतलब। तो ये निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद घटते क्रम में अगर हम बात करें तो उधम नगर सबसे ज्यादा, उसके बाद देहरादून में, उसके बाद पिथौरागढ़। ठीक है, उधम सिंह नगर और देहरादून और पिथौरागढ़ इतना भी याद कर लेंगे तो बहुत, तो नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत। उधम सिंह नगर के बाद है आपका देहरादून, फिर उसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम अनुसूचित, अब देखिए उधम सिंह नगर का सीधी सी बात है, दो तीन यहाँ पे को जैसे आपके हो गए, सबसे पहले तो थारू, उसके बाद बोक्सा नगर में हो गए। ठीक है, और देहरादून में आपके जौनसारी। ठीक है, तो उसके बाद पिथौरागढ़ में राजी हो गए, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हम बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति और राजी और भोटिया पिथौरागढ़। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में, तो रुद्रप्रयाग मतलब सबसे कम यहाँ को देखी जाएगी तो रुद्रप्रयाग, उसके बाद टिहरी, उसके बाद अल्मोड़ा, फिर चंबा। सबसे कम कहाँ है पूछेगा तो रुद्रप्रयाग में है, उसके बाद टिहरी में है, फिर अल्मोड़ा में है, फिर चंबा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी जानकारी। बस दो चीजें याद कर लीजिएगा यहाँ पे, रुद्रप्रयाग और टिहरी, बस ये दो पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट याद हो गए तो वो भी बहुत है आप लोग। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में तो रुद्रप्रयाग, उसके बाद अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या की बात करते हैं। ठीक है, तो एसटी तो प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उधम सिंह नगर है 7.46%, और सबसे कम टिहरी जनपद निवास करती है प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद उधम सिंह नगर तो वैसे भी है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन आपको ये बदल गया है आंकड़ा, ये आपको टिहरी आ गया है। ठीक है, और वैसे रुद्रप्रयाग था आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की औसत, यहाँ पे तो बात चल रही है औसत साक्षरता कहती है 73.9%, जिसमें 3% और महिला साक्षरता बात करें। ठीक है, तो 83% यहाँ पे को पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता की बात करें तो 72% है। अगर टोटल की बात करें तो आपकी 73% है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी जानकारियां। उत्तराखंड राज्य द्वारा जुलाई 2001 में जारी शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जनजाति को राज्य सेवाओं और सार्वजनिक
शिक्षण, निगम, 4 प्रश्न याद करनी, ठीक है? उसके बाद आपका ये जो क्लास थी, ये आपकी आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो भी मैंने आपको यूकेपीएससी, ये यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका पटवारी का, ठीक है? उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद कनिष्ठ सहायक की, तो उन सभी एग्ज़ामों में ना क्या है, आपका 2011 के जो जनगणना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने, तभी पेपर के अंतिम समय में ये चीज़ें दी गई हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप आई, थोड़ा क्या है, थोड़ा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, छोटी-छोटी, थोड़ा-सा आपको समय देना पड़ेगा अपनी लाइफ में आपका जो मुकाम है वो पाने के लिए। उसी के साथ इन शब्दों को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।